Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डेफिसिएंट एंड एक्सेस डिमांड के जो मीनिंग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमें मैक्रो लेवल पर ये दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, करेक्ट करना है, तो कौन कौन से डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। So let's have a brief introduction. For the smooth functioning of the economy, it is important or necessary to correct the problems of deficient and excess demand. तो एक अर्थव्यवस्था को, एक इकोनॉमी को अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो भी न्यून मांग और अधि मांग की समस्याएं होती हैं, मतलब डेफिसिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। सो देयर आर बेसिकली थ्री मेजर्स, मेनली थ्री मेजर्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है फिस्कल पॉलिसी, जिसे हिंदी में राजकोषीय नीति कहा जाता होता है। देन है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। और एक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसे विदेशी व्यापार नीति कहा जाता है। हम आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ वेरी फर्स्ट यानी कि फिस्कल पॉलिसी को ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। दिस इज द पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट। देखिए यहां नाम आया था राजकोषीय, मतलब जो राज्य से रिलेटेड हो, मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बेसिकली किस आधार पर गवर्नमेंट काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए बजट के आधार पर। और बजट क्या होता है? बजट जो है वो होता है एक ओवरव्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का। तो इसलिए ये एक ऐसी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि किससे कंसर्न्ड है या किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट के बजट से। मतलब इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लेकर ही डिसीजंस लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। इन सिंपल टर्म्स, it is the policy concerning the adjustments in government revenue and expenditure in order to achieve definite objectives। मतलब स्पेसिफिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो भी नेसेसरी चेंजेस लेकर आने की जरूरत है, एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, उन सबको हम इस फिस्कल पॉलिसी में ही कवर करते हैं, इस राजकोषीय नीति में ही कवर किया जाता है। अब देखो यहां पर हमें दो बातें पता चली, एक तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू। तो हम अब देखेंगे कि एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें कवर की जाती हैं और रेवेन्यू में कौन कौन सी चीजें कवर की जाती हैं, ताकि फिर हम डेफिसिएंट और एक्सेस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस फिस्कल पॉलिसी की मदद ली जा सकती है। सो लेट्स हैव अ ग्लैंस ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, या जिसे प्योरली हिंदी में व्यय कहा जाता होता है। तो कौन कौन सी सरकार जो है वो खर्चा कर सकती है, कौन कौन सा खर्चा कर सकती है? पब्लिक डेवलपमेंटल या कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, जैसे रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ये सब जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल इसी तरीके से पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जैसे हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, सरकारी स्कूल बनते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ये सब कंसेप्ट एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज पर खर्चा होता है वो सब पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंडिचर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो ये सारा का सारा खर्चा भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर जो हम कंसीडर कर सकते हैं वो है सब्सिडीज, मतलब जो अनुदान दिए जाते होते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, सरकार के द्वारा सब्सिडीज दी जाती होती हैं, हम उन सब्सिडीज को भी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया एक्सपेंडिचर ही कंसीडर कर सकते हैं, जितनी भी ग्रांट्स एंड ऑल दैट। अब अगर हम गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करें कि सरकार को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, मतलब इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होती है, सरकार की आय या आगम जो है वो कहाँ कहाँ से बनता है। सबसे पहला मेन जो हम जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, टैक्सेस यानी कि कर।
अब जो टैक्सेस हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम बहुत अच्छे तरीके से नाम जानते हैं, आजकल जो प्रिवेल कर रहा है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें हम बहुत अच्छी एग्जांपल जो कंसीडर कर सकते हैं वो है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है? देखो, डायरेक्ट टैक्स में तो जिस पर टैक्स लगाया जाता है वही उसे पे करने के लिए लायबल भी होता है, मतलब इसे आगे फर्दर किसी और पर टाला नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मेरी इनकम पर टैक्स है तो उसके लिए, उसके पे करने के लिए लायबल भी मैं ही हूं, तो इसलिए इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड टैक्स हैं ये आगे फर्दर ट्रांसफर किए जा सकते हैं ना, तो इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में कवर अप किया जाता है। जैसे हम अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं रेडीमेड मार्केट से, रेडीमेड शोरूम से कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो बिल में जीएसटी एडेड होता है, वो मैन्युफैक्चरर पर या जो रिटेलर है उस पर लगा, लेकिन उसने आगे फर्दर हम पर थोप दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए इन डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में उसे कवर कर दिया गया। लेकिन हम सिंपली ये समझेंगे कि टैक्सेस जो हैं वो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेवेन्यू है, क्योंकि सरकार की जेब में पैसा जा रहा है जब सरकार हम पर टैक्स चार्ज कर रही है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में कर रही हो चाहे वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कर रही हो। अब अगर हम बात करें पब्लिक डेट की, तो डेट का मतलब होता है उधार, तो हम सिंपली इसे ये समझ सकते हैं कि पब्लिक डेट क्या है, कि सरकार जो है जब वो जनरल पब्लिक से पैसा जो है वो उधार ले रही है इन दी फॉर्म ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, तो उस वक्त जो है हम ये कहेंगे कि सरकार के पास पैसा जा रहा है, सरकार को इनकम मिल रही है। जैसे हम अगर किसी से उधार ले लें तो हमारी जेब में पैसा आ जाएगा ना एक बार के लिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब गवर्नमेंट पब्लिक डेट ले लेगी, उधार ले लेगी, तो एक बार के लिए सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या है, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये क्या होता है? इसे हिंदी में तो घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता होता है, लेकिन अगर हम इसका मीनिंग समझे तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन एक्सपेंडिचर इज हायर दैन रेवेन्यू। देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से, और उस वक्त ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें होता क्या है, टू फाइनेंस दी गैप। अब गैप किसके बीच में है? गैप है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में। तो ये कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? ईदर बाय प्रिंटिंग दी करेंसी और थ्रू बोरोइंग। अब यहां पर जो बोरोइंग होगी वो किसके द्वारा या किससे लेगा? आरबीआई। इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उससे सरकार या तो बोरो कर सकती है या फिर उसे नई करेंसी छापने का आदेश दे सकती है। तो इस तरीके से नए पैसा जो है, नई करेंसी जो है, नए नोट जो हैं वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे, और इस कंसेप्ट को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे। अब नए नोट अगर छपेंगे तो वो पहले सरकार को दे रहे हैं ना नए नोट छाप के, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक बार गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवेन्यू की बात हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ जाएगा। अब हमने मीनिंग समझ लिया कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। अब हमने ये समझना है कि किस तरीके से इस पॉलिसी की मदद से, मतलब सरकार के एक्सपेंडिचर और सरकार के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए, हम एक्सेस और डेफिसेंट डिमांड या डेफिसेंट एंड एक्सेस डिमांड, जैसे भी आप समझ लो, कि हम इन दो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम समझते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड डेफिसेंट डिमांड। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ना सिर्फ एक बात कहूंगी कि आप एक बात अपने दिमाग में रखिए कि अगर हमें डेफिसेंट डिमांड को सही करना है, डेफिसेंट डिमांड का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यही बात है ना डेफिसेंट डिमांड में। तो जब डेफिसेंट डिमांड के केस में डिमांड कम रह रही है, डिमांड को अगर बढ़ाना है तो दैट मीन्स लोगों की जेब में पैसा ज्यादा छोड़ना पड़ेगा।
जब लोगों की जेब में मतलब हाउस होल्ड सेक्टर या लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा, खर्च करने वाला ज्यादा खर्च जब कर पाएगा तो दैट मीन्स वो डिमांड ज्यादा कर पा रहा है। जब वो डिमांड ज्यादा करेगा तो जो डिमांड यहाँ पर कम रह रही है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और एडी और एएस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो डेफिसिट डिमांड अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जो एक बात है दिमाग में रखनी वो क्या है कि जेब में, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा छोड़ना है किसने? सरकार ने। क्योंकि हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि सरकार क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में क्या चेंजेस लेकर आएगी। तो देखो सबसे पहला बहुत ही आसान, डिक्रीज इन टैक्सेस। अगर मेरी इनकम पर सरकार टैक्स लगा रही है, मुझसे टैक्स चार्ज कर रही है, अगर वो टैक्स रेट रिड्यूस कर दे, मान लो कि मुझे पहले 10,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ रहा था, सरकार ने रिड्यूस कर दिए टैक्सेस, अब मुझे सिर्फ 5,000 ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो 5,000 जो बाकी का है वो अभी भी मेरी पॉकेट में रह रहा है ना। अब उस 5,000 से मैं गुड्स खरीद सकती हूँ, कोई सर्विसेज अवेल करना चाहूं तो वो कर सकती हूँ। तो इन दी एंड हो क्या रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए डिक्रीज इन टैक्सेस होना चाहिए अगर डेफिसिएंट डिमांड को सॉल्व करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम बात करें यहां इस सेकंड पॉइंट में, तो देखो यहां पर क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लस पंप प्राइमिंग। ये क्या होता है? जब सरकार को जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसे मोटिवेट करना होता है कि आप भी इन्वेस्टमेंट करो ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके, तो बेसिकली उस मोटिवेशन को ही हम पंप प्राइमिंग कहते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें इस पॉइंट की कि इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसे समझें तो ये क्या है। देखो हमने वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स अभी अभी देखे हैं। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल ना सब्सिडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या सरकार जो है वो पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखो ओल्ड एज पेंशन वगैरह भी तो देती होती है, स्कॉलरशिप्स भी तो देती होती है, मतलब ये कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी तो करती होती है सरकार। तो अगर सरकार इस तरीके के पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट कर दे तो लोगों का तो फायदा ही होगा ना, ज्यादा होगी ना एग्रीगेट डिमांड। अगर जहां जिस इलाके में पहले रोड्स नहीं है, अगर अब वहां पर रोड्स बन जाएं तो लोगों के लिए आना जाना मार्केट में आसान हो जाएगा, तो जो लोग पहले डिमांड नहीं कर पा रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज की वो अब कर पाएंगे। तो जितना भी हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर में समझा था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो वेलफेयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, ये सब हम जब एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब जब सरकार इंक्रीमेंट करेगी तो इट विल लीड टू एन इंक्रीमेंट इन एग्रीगेट डिमांड, तो जिससे डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब फिर से देखिए इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो कि हमने अभी अभी समझा है। नई करेंसी छपेगी, नया पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा, तो ऑब्वियसली है लोगों की जेब में पैसा आएगा और क्या होगा, डेफिसिएंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो डिमांड डेफिसिएंट हुई है वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ और भी बाकी पैरामीटर्स साथ में लगेंगे इंक्रीज इन डेफिसिएंट फाइनेंसिंग के साथ साथ। अब क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि ये तो गवर्नमेंट के पास पैसा गया ना, अब गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा, मतलब जब पैसे नोट और छपेंगे तो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर की फॉर्म में उसे खर्च करेगी, फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से डिक्रीज इन पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट में हमने क्या समझा था, लोगों से उधार लेना, तो सरकार बंद कर देना लोगों से उधार लेना। मतलब इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि भाई सरकार अपना रेवेन्यू कम कर ले, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, तो डेफिसिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इन शॉर्ट डेफिसिट बजट पॉलिसी इज फॉलोड, मतलब अपना घाटा करे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे की बात करे तो सरकार की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इन पॉइंट्स की मदद से डेफिसिएंट डिमांड को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सेस डिमांड की, तो देखो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अब इसमें दिमाग में क्या रखना है कि लोगों की जेब में कम पैसा छोड़ना है, क्योंकि पहले ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, पहले ही एक्सेस डिमांड है।
अब अगर इसे कम करना है तो लोगों की जेब में कम पैसा छोड़ना है, तो इसलिए क्या करो, टैक्सेस बढ़ा दो। टैक्सेस ज्यादा बढ़ा देगी सरकार, अपने पास पैसा ज्यादा रख लेगी, तो लोगों के पास कम बचेगा खर्च करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है डिक्रीज कर दो, कम कर दो, कोई जरूरत नहीं है लोगों की जेब में पैसा इतना छोड़ने की। तो और रिडक्शन इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो नई करेंसी मत छापो, मत बोरो करो आरबीआई से। सरकार अपना रेवेन्यू कम करेगी तो सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जो एक्सपेंडिचर करती होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जो एक्सपेंडिचर करती है वो भी कम करेगी, तो इससे एक्सेस डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। इंक्रीज इन पब्लिक डेट, लोगों से ज्यादा उधार ले लो। तो देखो जैसे यहां पर डेफिसिट बजट पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई थी, तो यहां पर अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो यहां पर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस बजट पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो होगा क्या, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, उल्टा कंसेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी की मदद से एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि हमने जो आज वेरी फर्स्ट मेजर कवर अप किया वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। काइंडली डू सम ऑनर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, एंड वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।